Welcome, this is Amra Tariq. Today my presentation topic is research article. Identification of the novel target DCTPP1 for the colorectal cancer therapy with a natural small molecule inhibitor regulating a metabolic reprogramming. Shortly describe किया जाए तो colorectal cancer therapy के लिए drug discovery from the natural sources. Authors Lee-Feng et al. Journal Engel, Ventral, Chemnai. पब्लिश जो है 14 अगस्त 2024 में हुआ था। जो इसमें कंटेंट्स हम डिस्क्राइब करेंगे: एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिसर्च गोल, मटेरियल्स एंड मैटर्स, आइसोलेशन ऑफ द फंगस, स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन, डिस्कवरी ऑफ द कंपाउंड 2 एज अ पोटेंट इनहिबिटर, रिजल्ट्स, हाई DCTP1 लेवल इन अ पेशेंट, कंपाउंड 2 एंटी कैंसर एक्टिविटी, इवेल्युएशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स, कंक्लूजन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट। कोलोरेक्टल कैंसर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है जिसे हम कॉलोन बोलते हैं और रेक्टम पे खत्म हो जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर एक मेजर काज है सेल डेथ की। इसके लिए न्यू थेरेपीज जो है वो अर्जेंट बेस पे नीडेड है, बिकॉज कीमोथेरेपी से बहुत से मेजर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जो मेन इसका टारगेट है वो है DCTPP1, ठीक है, जो कि कैंसर को प्रोग्रेशन देता है और पुअर सर्वाइवल करता है। कंपाउंड 2 जो कि ऑब्टेन हुआ कहाँ से, एक फंगस था बाइपोलैरिस विट्राई स्ट्रीम 27 से, जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है वो शो की उसने और DCTPP1 को टारगेट किया। कंपाउंड 2 का क्या फंक्शन था? सेल साइकिल को अरेस्ट करता था, G0 और G1 में जाके अपोप्टोसिस करवाता था, सेल डेथ, ऑटोफैगी, सेल डिस्ट्रक्शन करवाता था कैंसर सेल ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर में। उसके अलावा DCTP1 के साथ जाके बाइंड हो जाता था, उसके एक्सप्रेशन को जो ब्लॉक कर देता था, और जो इफेक्ट किया गया था अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, एनर्जी ले रहा था, न्यूट्रिएंट्स, उसको भी जाके क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इन विट्रो स्टडीज की गई और देखा गया कि इसका जो रिजल्ट था वो गुड फार्माकोकाइनेटिक्स था और लो टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो किया गया। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। कोलोरेक्टल कैंसर जो है थर्ड मोस्ट कॉमन और थर्ड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट पे जो है वो है लंग कैंसर, सेकंड पे ब्रेस्ट कैंसर और थर्ड पे जो कोलोरेक्टल कैंसर मोस्ट अबंडेंट कैंसर की टाइप है। सेकंड जो है वो डेडली कैंसर की वर्ल्ड वाइड में ये इंक्लूड किया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में स्प्रेड होकर उन्हें भी इफेक्ट कर सकता है। कीमोथेरेपी इसके लिए यूज की गई थी, वो स्टैंडर्ड था, बट उसके बहुत से जो है वो साइड इफेक्ट्स थे। इसके अलावा जो इसके लिए एक टारगेटेड थेरेपी जो है वो की गई, जिससे क्या वो इनहिबिट कर देती थी सेल ग्रोथ को और स्प्रेडनेस जो है उसको जो है वो उसको रोकती थी। इसके लिए जो ड्रग अप्रूव किए गए थे 2004 में सिटोक्सीमाब, पिवेस्टिमाब जो है इसके लिए ड्रग्स अप्रूव किए गए थे फर्स्ट जो थे। उसके बाद रिसेंट जो अप्रूव किया गया था वो है एडाग्रेसिव, जो कि जाके एक प्रोटीन है क्रास को इनहिबिट करता था। देखा गया कि 40% जो पेशेंट के अंदर जो कोलोरेक्टल कैंसर की वजह थी वो करास प्रोटीन की वजह से थी और 60% DCTP1 प्रोटीन की वजह से थी। उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या थी आ रही कि ड्रग जो था वो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में म्यूटेशन आती थी प्रोटीन के जीन में और ड्रग टारगेटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। हर डिफरेंट पेशेंट के अंदर डिफरेंट सेल लाइन जो है वो टारगेट करना एक चैलेंज था। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन की स्लाइड कंटिन्यू है। न्यू ड्रग्स जो है उसको जो है वो ट्रीट किया गया, उनके आउटकम्स को, उनके रिजल्ट्स को जो है वो चेक किया गया। DCTP1 डाइसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट पायरोफॉस्फेटेज 1, इसका जो पूरा नेम है SANOH। एक एंजाइम है जो कि MALT फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें क्या होता है, DNA रिपेयरिंग फैमिली इन्वॉल्व होती है इसके। और इसका मेन फंक्शन क्या बॉडी में जो है रेगुलेट करता है हमारे न्यूक्लियोटाइड लेवल को और DNA के लेवल को बैलेंस करता है। ओवर एक्सप्रेशन जो है वो इसका प्रमोट करता है सेल कैंसर सेल की पॉलिप्रेशन को। पॉलिप्रेशन कहते हैं एक सेल का 2 में डिवाइड होना, कंटिन्यूसली 2 से 4, 4 से आगे 6 में, इस तरह जो है वो डिवीजन होना। DCTP जो है वो एक्टिवेट करता है किसको, VNT सिग्नल्स को। VNT सिग्नल्स क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स या फिर कैंसर सेल्स की को जो है वो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, और उनको फर्दर जो है वो डिवाइड होने में मदद करते हैं। DCTP1 जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को, और एनर्जी अपने लिए न्यूट्रिएंट्स गेन करता है और यूज करता है उनकी एनर्जी को।
जैसे ही वो उसको अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है। DCTP1 जो है वो पोस्ट कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल DTP DNTPs के लेवल को इम्पैक्ट करता है। मीन्स जो ऐसे जो कि हमारी बॉडी में आम देखे, हम लोग नॉर्मली देखे तो DCTP1 न्यूक्लियोटाइड का जो लेवल है वो बैलेंस्ड होता है, लेकिन ये क्या करता है, इनबैलेंसमेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि सेल की जो ग्रोथ है कैंसर सेल की वो अनकंट्रोल हो रही है। टारगेटिंग DCTP में क्या होता है, अगर जब भी हम उसे टारगेट करते हैं तो ब्लॉक कर देता है, वो ट्यूमर की ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है और मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या ब्लॉक कर देता है, जो कि किसकी वजह से स्टार्ट हुए हुए थे, कैंसर सेल की वजह से। कैंसर सेल नॉर्मली जो है वो ग्लाइकोलाइसिस स्टेज में जाके जो है वो ग्रो कर रहा होता है, विदाउट ऑक्सीजन जो है वो शुगर को ब्रेक कर रहा होता है और उन्हीं टिश्यूज में सर्वाइव करता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। रिसर्च गोल क्या था? एक था ये कि हम लोग नेचुरल सोर्स बाइपोलैरिस विक्ट्रोई जो कि एक फंगस है, उसका स्टेन 27 यूज करके न्यू बायोएक्टिव कंपाउंड की प्रोडक्शन कर रहे। उसके अलावा इससे जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे थे उन्हें हम कह रहे थे नोवल टर्पाइन नॉन एड्राइट हेट्रोडाइमर्स। इनके अंदर हेट्रोडाइमर्स है जो कि बहुत मुश्किल होते हैं ब्रेक करने के लिए। स्क्रीन किया गया इनके उन कंपाउंड्स को जो हमें ऑब्टेन हुए फंगस से, उनके पास एंटी कैंसर एक्टिविटी थी। इन विट्रो सेल लाइन्स पे इनको किया गया, इन विवो सेल लाइन पे उसको जो एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर देखा गया कि कंपाउंड 2 जो है वो टॉक्सिसिटी लो साइटोटॉक्सिटी इफेक्ट शो करता है, पोप्टोसिस सेल डेथ करता है और सेल साइकिल को जो है वो इफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हमने प्रोटीन को टारगेट करना हो कंपाउंड 2 के लिए तो हम यूज करते हैं डार्ट्स एंड प्रोटियोम मिक्स। ये प्रोटीन और ड्रग टारगेटिंग डिफरेंट जो है वो टूल्स हम कह सकते हैं या फिर डेटा बेसिस हैं जिसके ऊपर मोलिकुलर डॉकिंग के थ्रू जो है हम प्रोटीन को और ड्रग को टारगेट करते हैं। DCTP1 को हम जैसे टारगेट और एनालाइज करते हैं तो जो वो कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर है उसकी प्रोग्रेशन को जो है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है, प्रोग्रेशन स्लो कर देते हैं जैसे ही हम उसको टारगेट करते हैं। कंपाउंड 2 जो है वो इफेक्ट करता है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में जाके और सिग्नलिंग पाथवे को जो है वो उनको भी जो है वो स्टॉप कर देता है। मटेरियल जो इसके लिए यूज हुए थे वो है फंगस स्टेन यूज हुआ था बाइपोलैरिस विक्टर का 27, जो कि साइंटिस्ट ने एक अप्रोच यूज की थी ऑस्मिक वन स्टेन मैनी कंपाउंड। एक ही स्टेन से बहुत से कंपाउंड को जो है वो आइसोलेट किया गया था, वो बायोकेमिकल बायोएक्टिव कंपाउंड थे और उसके बाद उन्हें टेस्ट किया गया जिसका लो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट था, वो था कंपाउंड 2 जिसको हम कहते हैं बायोपेटर कोराइन। इसका ये नाम था पूरा कंपाउंड 2 का, जो कि मोस्ट इफेक्टिव एंटी कैंसर एक्टिविटीज शो कर रहा था। अगर हमने मेटाबोलाइट्स को स्क्रीन करना था तो HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मॉलिक्यूलर नेटवर्किंग को यूज करते थे स्ट्रक्चर्स को और कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरे यूज करते थे मैस वगैरह और वेट वगैरह फाइंड करने के लिए। साइटोटॉक्सिक टेस्ट के लिए 5 सेल लाइन्स चाहिए होंगे डिफरेंट पेशेंट की, क्योंकि टारगेटिंग जो थी वो डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सेल लाइन्स पे टारगेट हुआ था। सेल साइकिल अपोप्टोसिस ऑटोफोगी को देखने के लिए फ्लो साइटोमेट्री और वेस्टर्न ब्लॉटिंग चाहिए टेक्निक यूज करेंगे। टारगेट प्रोटीन करने के लिए डार्ट्स और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करेंगे। बाइंडिंग कंफर्म करने के लिए सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस जो कि बाइंडिंग बताता है किस तरह DCTP जो है वो जाके के साथ जो है कंपाउंड 2 बाइंड होता है। और आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमीटर में जब बाइंडिंग होती है ना, ये हमें बताता है कैलोरीमेट्री कि जब जिस तरह बाइंडिंग हुई है तो कितनी हीट रिलीज हुई है और कितनी ऑब्जर्व हुई है, उसका हमें बताता है। इन विवो स्टडीज में हमें माउस और रैट के मॉडल्स चाहिए होंगे। माउस का जो लाइफ स्पैन है वो 2 ईयर्स होता है, रैट का 2 से 3 ईयर्स होता है। ये सारा होल जितना भी रिसर्च आर्टिकल का जो कह लो सिस्टमैटिक या समरी डायग्राम है कि किस तरह काम सारा हुआ है, ये उसकी डायग्राम दी गई। आइसोलेशन ऑफ द फंगस, एंडोफाइटिक ये फंगस है जो कि एक प्लांट है रूबिया कॉर्डिपोलिया, उसके इनसाइड पे ही रहता है। ठीक है, तो ये फंगस रहती है लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाती, नुकसान नहीं किसी तरह का भी पहुंचाती। वो एक मेडिकल प्लांट है रूबिया कॉर्डिपोलिया जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी है उसके पास। स्किन की डिजीजेस के लिए उसको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। एंटी इंफ्लामेटरी डिजीजेस में भी इसके मेडिसिन को यूज किया जाता है, इससे बनी हुई मेडिसिन को। उसके अलावा ऑस्मिक टेक्निक यूज की गई जिससे क्या होगा, मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन, मोर मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन करवाएगी। 76 कल्चर मीडिया यूज किए गए जिसमें बायोएक्टिव एलिमेंट्स की जो है वो फंगस से जो है वो प्रोडक्शन करवाएगी। उसके अलावा देखा गया कि नोवल रिच सोर्स जो है वो एंटी कैंसर कंपाउंड जो है वो जनरेट हुए।
फंगस जो है ये इसके पास स्ट्रॉन्ग बायो सिंथेटिक पोटेंशियल है कि ये जो है यूनिक टाइप के जो टर्पाइन नॉन एड्राइड डाइमर्स को जो है वो की प्रोडक्शन करता था। डाइमर्स जो होते हैं वो हार्ड टू ब्रेक होते हैं और ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं। इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है और ये जाकर टारगेट करते हैं तो फॉर्म ब्लॉक कर देते हैं उसके एक्सप्रेशन को, उसके वर्क को जो है वो सिग्नलिंग को सबको जो है वो हम कैसे स्टॉप कर देते हैं। अगर स्ट्रक्चर इलुस्ट्रिएशन जो उसके हमें मेटाबोलाइट्स के जो स्ट्रक्चर थे वो ऑब्टेन हुए थे। हमें हाइड्रोडाइमर्स 1 to 12 था, उसमें 8 एंड मोनोमर्स 13 to 14 आइसोलेट हुए थे। कंपाउंड्स जो थे वो टर्पाइन नॉन एड्राइड्स थे, एवरेज थे। अगर हमने स्ट्रक्चर्स को कंफर्म करना हो कंपाउंड्स के तो हम 1, 2 या फिर 2D स्ट्रक्चर्स को देखना हो तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे। मैथ मेट्री के लिए हम मैथ और वेट के लिए यूज करेंगे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए 3D स्ट्रक्चर्स को हम यूज करेंगे। केमिकल कैलकुलेशंस और रिएक्शंस में जो है हम स्ट्रक्चर्स को स्पॉट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ द टू एज अ पोटेंट इनहिबिटर इन विवो एंड इन विट्रो। ऑल कंपाउंड जो हम लोगों ने यूज किए थे उसको टेस्ट किया गया था 5 कैंसर सेल लाइन्स के ऊपर। ठीक है, कंपाउंड 2 जो है वो स्ट्रोंगेस्ट एंटी कैंसर एक्टिविटी शो की थी एज कम्पेयर टू अदर जो है वो 5 कंपाउंड्स टोटल यूज किए गए थे एज कम्पेयर टू अदर 4 कंपाउंड्स। इसने क्या किया था, इंड्यूस करवाई थी इंड्यूस सेल साइकिल अरेस्ट एट G0 और G1 पे। मतलब सेल साइकिल को अरेस्ट किया था। प्रोटीन जो कि डायग्राम में भी शो हो रही है, साइक्लिन BK1, 2, 4, साइक्लिन BD, बीटा एक्टिन, इन सबको जाके उसने ब्लॉक कर दिया था एक्सप्रेशन को। और फिर डिफरेंट जो है वो नीचे एक्सप्रेशन लेवल जो है वो शो किए गए। एक कैंसर लाइन का जो है वो HCT166, एक ये वाली कैंसर लाइन भी थी, इसका एक्सप्रेशन शो किया गया है कि कितने डेज के बाद कितने जो है उसने ट्यूमर ग्रोथ करवाई और कितना उसका इफेक्ट जो है वो कंपाउंड 2 ने किस तरह उसके ऊपर जाके इफेक्ट किया और क्या उसके रिजल्ट हैं, ये सारा कुछ बताया गया डायग्राम में। अगर हम रिजल्ट की बात करें, इन विवो और इन विट्रो स्टडीज की गई थी। इन विवो में जो है न्यूड माइस यूज किया गया था। जो कैंसर सेल लाइन यूज की गई थी वो HCT116 यूज की गई थी। न्यूड माइस जिसके पास इम्यून सिस्टम नहीं होता, और इसके लिए जो मेन एसेस यूज किए गए थे हिस्टोलॉजी जो कि टिश्यूज के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए यूज किया गया था। IHC अमीनो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये इसका रिजल्ट था वो इसने रिड्यूस किया था ट्यूमर साइज ग्रोथ को रिड्यूस किया हुआ था। और जो इसमें कंपाउंड था वो हमने 2 यूज किया था। उसके बाद एक और रिजल्ट देखा गया कि कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ था, ब्लड की कंसंट्रेशन बिल्कुल मेजर की गई, बिल्कुल सही थी माइस के अंदर। तो ये एक सक्सेसफुल था इन विवो एक्सपेरिमेंट। इन विट्रो भी सक्सेसफुल था। इसके लिए 5 सेल लाइन्स यूज की गई जिनके नेम लिखे हुए हैं। एसेस जो यूज किए गए वो वेस्टर्न ब्लोर साइटोमेट्री, और ये इनहिबिट करता था प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर सेल। प्रोलिफरेशन कहते हैं एक सेल का 2 में डिवाइड होना, फिर 2 से आगे फर्दर अनकंट्रोल्ड वीएन होना। और इसमें भी कंपाउंड 2 ने लो साइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट शो किया था ऑन नॉर्मल सेल्स के ऊपर। हाई DCTP लेवल इन CRC पेशेंट्स के अंदर जितना ज्यादा एक्सप्रेशन ज्यादा होगा उतनी वर्स्ट कंडीशन होगी पेशेंट की और उतना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी एक बात है, ठीक है। और इसके लिए जो हम एसेस यूज करते हैं, हमने DCTP1 के लेवल को अगर चेक करना हो कि पेशेंट की कैंसर में कितना है, तो हम लोग एक तो अम्यूनो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वाला टेस्ट करेंगे या फिर TCGA डेटाबेसेस हैं जहाँ पे जाके सीक्वेंसिंग को मैच करेंगे। और उसके अलावा डिफरेंट अगर हम डायग्राम में देखें तो नॉर्मल DCTP1 भी ह्यूमंस के अंदर शो किया गया और ट्यूमर का भी स्ट्रक्चर उसका शो किया गया। ट्यूमर में हम देख सकते हैं किस तरह ब्लैकिश लाइन लगी हुई है और नॉर्मल में कोई लाइन नहीं है और वो ब्राउन ब्राउन शो हो रहा है। उसके अलावा ग्राफ है, ग्राफ में उसके अंदर सर्वाइवल शो किया गया कि पेशेंट का अगर हाई हो DCTP लेवल कितना होगा, और जो कि रेड से शो किया गया और ग्रीन से शो किया गया कि लो, कि अब लो कितना लेवल है उसके अंदर, लो है तो कितना उसके पास चांसेस है, कितना रेट में वो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है कंपाउंड 2 की जो है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एक्टिविटी थी अगेंस्ट कैंसर सेल लाइन जो कि हमने 5 यूज की थी। इनहिबिट करता था सेल प्रोलिफरेशन को, इनहिबिट करता था, बाउंडिंग भी स्ट्रॉन्ग थी, 3.8 माइक्रो एम थी इसकी। डिस्टर्ब करता था अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को, जो अमाइनो एसिड मेनली इन्वॉल्व होते अर्जिनिन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन प्रोलीन जो ये सारे इन्वॉल्व थे। इंक्रीज करता था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता था ताकि जो है कैंसर सेल लाइन जो है वो
कैंसर सेल लाइंस पे जो जाके टारगेट करके उनको ब्लॉक कर देंगे, एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता था, पाथवेज को। ये कुछ पाथवेज के नेम लिखे जैसे एम पे केबी, ए के टीबी, ये सारे ट्यूमर के पाथवेज है, इनको इनहिबिट करता था। गुड फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज शो की थी, लॉन्गर हाफ लाइफ थी देन अदर कंपाउंड्स है। और इसने हमें प्रोवाइड किया एक न्यू एंटी टॉक्सिक ड्रग जो है कैंसर ड्रग जो था प्रोवाइड किया गया कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। डायग्राम में अगर हम देखें तो कंपाउंड 2 का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्रेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसमें क्या हम कंपाउंड 2 का जो है वो बिहेवियर चेक करते हैं, बॉडी के अंदर कितना है, उसे कितना ऑब्जर्व किया, कितना एक्सपोज हुआ जाके टारगेट सेल पे और कब उसने लीव आउट किया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रक्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सब कुछ हम चेक करते हैं। जिसके लिए हमने रैट यूज किया था वो था सप्रेग्यू डेवली रैट। CMX का मतलब है कि कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितनी थी, IV का मतलब है इंटरवेनियस हमने इंजेक्शन उसको दिया था और उसकी कंसंट्रेशन 6 मिनट्स में देखी गई। और IP का मतलब है इंट्रास्टिटोनल दिया गया इंजेक्शन जिसमें एब्डोमिनल कैविटी में दिया गया था और 264 मिनट के बाद जो है उसका एक्सप्रेशन दिया गया। उसके अलावा हाफ लाइफ थी वो लॉन्गर थी देन अदर ड्रग्स के कंपाउंड में। और जो क्लियरेंस रेट था वो 0.034 था IV का, 0.004 IP का था। और इन्होंने जो है वो गुड स्टेबिलिटी और लो एलिमिनेशन रेट जो है वो शो किया था। और इसके बाद ये एक पोटेंशियल ड्रग के तौर पे जो है हम कह सकते हैं प्रूव हुआ था अगेंस्ट कोलोरेक्टल कैंसर। ये डायग्राम अगर मैं देखा जाए तो इस डायग्राम के अंदर जो है ना वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले अगर रो की बात की जाए तो उसमें जो है उसकी बाउंडिंग और उसकी जो हीट ऑब्जर्व कैलोरीमेट्री जो हम लोग एक्सेस यूज करते हैं वो शो किया गया कि कंपाउंड 2 DCTP वो कितना बाइंड कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली कितना बाइंड कर रहा है, उसके साथ कितनी प्रोटीन्स है जो कि प्रोटीन की है वो बिल्कुल नो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, लेस देन है 100 से। और इसके अलावा इसकी जो ITC की स्पेसिफिक बाइंडिंग है वो -7.32 कैलोरी मोल है। ये फर्स्ट रो थी। सेकंड रो में जो है वो 3D और 2D स्ट्रक्चर जो शो किए गए हैं, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया गया। थर्ड पे देखा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट और स्टेबिलिटी शो की गई है। वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन का एक्सप्रेशन, थर्मल शिफ्ट मिडिल मिडिल जो है लेफ्ट मिडिल, इसमें जो है थर्मल शिफ्ट शो की गई और बताया गया कि DCTP प्रोटीन लेवल किस तरह चेंज होता है अगर हम लोग अपनी डोज जो है कंपाउंड 2 को इंक्रीज करते हैं। और इसका एक्सप्रेशन भी बताया गया, टारगेटिंग एक्सप्रेशन भी बताया गया और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एट हाई टेम्परेचर पे। अगर फोर्थ पे बात की जाए तो फंक्शनल एस्से और सेल वेलेबिलिटी को बताया गया कि सेल लाइन में SCTP 116 जो है उसको उस लाइन कैंसर सेल लाइन को नॉक आउट किया गया और जो कि मोर सेंसिटिव था उसके एक्सप्रेशन को जो है वो रिड्यूस किया गया। उसके बाद जो है लास्ट पर अगर हम देखें तो IC50 एंड मेटाबॉलिक्स। ठीक है, मेटाबॉलिक्स इसमें ये बताया गया, ग्राफ शो किए गए और इसमें इसका एक्सप्रेशन बताया गया कि किस तरह जो है उसने मेटाबॉलिक्स में जो है वो अमाइनो एसिड के जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हुई थी, उसके अमाइनो एसिड के लेवल किस तरह चेंज हुआ था नॉर्मल से अब नॉर्मल में, वो सारा एक्सप्लेन किया गया थ्रू जो है वो ग्राफ की फॉर्म में। अमाइनो एसिड जो है वो सारा किस तरह डिस्टर्ब हुआ था और कंपाउंड 2 जो है उसने किस तरह जाके कैंसर सेल की मेटाबॉलिज्म को चेंज किया था, अमाइनो एसिड पाथवे को ब्लॉक किया था और सपोर्ट किए थे एंटी कैंसर एक्टिविटी। ये सारा इसमें जो है वो होल समरी के इन ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन की गई। कंक्लूजन की बात की जाए तो कैंसर एक थर्ड इसका जो मोरालिटी रेट है कोलोरेक्टल कैंसर का 10% आ जाता है मोरालिटी रेट। उसके अलावा एक नॉर्मल हाईली एक्सप्रेस कोलोरेक्टल कैंसर थेरेपी थी। ठीक है, जिसके अंदर DCTP 1 को टारगेट किया गया था। कंपाउंड 2 जो कि बाइपोलरिस विक्ट्रोइस से ऑब्टेन हुआ था, एंटी कैंसर एक्टिविटीज इसने शो की थी और इसने क्या उसे कहते हैं इंड्यूस सेल साइकिल अरेस्टिंग करवाया था, अपोप्टोसिस सेल डेथ करवाई थी, ऑटोफेजी करवाई थी। ऑटोफेजी में क्या होता है सेल डिस्ट्रक्शन करवाई थी। इनहिबिट किया था इंजाइम को जाके यानी प्रोटीन को जाके DCTP 1 को। इन विवो इन विट्रो स्टडी ने जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटी ट्यूमर इफेक्ट शो किए थे विद लो साइटोटॉक्सिसिटी फैक्टर। जो कंपाउंड 2 है वो इज अ प्रोमिसिंग कैंडिडेट, मतलब ये प्रोमिसिंग कैंडिडेट है कि इन फ्यूचर में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कंपाउंड इससे हम आइसोलेट करके बाइपोलरिस विक्ट्रोई से कंपाउंड 2 के अलावा भी हम इसको ड्रग की डिस्कवरी के लिए ड्रग डिस्कवरी हम इसे कहते हैं और इसको हम कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप के कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट
प्रोटीन्स या जीन्स को टारगेट करके। ये दिस इज ऑल अबाउट द कोलोरेक्टल कैंसर थेरेपी और थैंक यू।